हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका ब्रीफ इंट्रो लिया था, एंड जो पॉलिटी होती है उसका आखिर मतलब क्या होता है। सिमिलरली आज अपन लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। इसका सेकेंड पार्ट यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेकेंड पार्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे और इसका आखिर डिमांड क्यों हो रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और ये कैसे वर्क कर रहा है स्टाइल पे। तो चलिए लेक्चर का शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो डिमांड हो रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्यों हुई थी, उसको ये इसलिए पढ़ेंगे। जो ये क्योंकि हमारे जो इंडिया थी वो कितने दिनों से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज कर रहे थे, हमारे यहाँ लूट पाट रहे थे। तो हमारे जो इंडिया थे, जो हमारे इंडियंस थे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, उन्होंने सोचा कि अपनी कंट्री को एक एक अलग से दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे। वो क्यों? क्योंकि डिजायर फॉर सेल्फ गवर्नेंस। कहने का मतलब है कि ये लोग क्या चाह रहे थे कि सेल्फ गवर्नेंस लाना है हमको, यानी कि हम अपनी कंट्री में रूल कर सकें। इसलिए हमको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। एंड क्रिएटेड बाय द फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ताकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी इंडिया है, वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ उनसे फ्री कर पाए और एक कंट्री को क्या कर पाए, हम इंडिपेंडेंट कर पाए। तो इसलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। तो इंडियन जो नेशनल लीडर्स said that उन्होंने किया, impose laws like the government of India Act, but inadequate, and the only bodies selected by Indians could represent their diverse social culture and the political landscape। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, वो अंग्रेजों ने बना दिया था, बट ये क्या था, पूरा पर्याप्त इन एडवोकेट था। इसके चलते क्या हो रहा था कि यहाँ पे क्या था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो ये चाह रहे थे कि सिर्फ इंडिया को, इंडियंस को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाए अपने सोशल कल्चर को एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप को, टू क्रिएट व्हाट सॉवरेन एंड independent framework। तो that is the reason why the Constituent Assembly make a demand for the Constitution for India। तो जैसे कि पहली बार जो 1934 में जो एम एन रॉय थे, उन्होंने ये किया था, जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का दिया गया था। बट जो 1935 में आगे चल के क्या हुआ कि वहाँ ये बोला गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, है ना, इन एम एन रॉय ने 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1935 जो हमारे एम एन रॉय थे, इन्होंने ऑफिशियल डिमांड किया किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ताकि हम अपने एक ढांचा दे सके किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। द डिमांड वॉज फुली, अब जो डिमांड थी ये पूरी तरह से एक्सेप्ट हो गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन अगस्त ऑफर। इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। जो डिमांड ब्रिटिश ने पूरी तरह से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था इन 1914, जिसकी अदर नेम जानते हैं अगस्त ऑफर, जो उन लोगों ने एक ऑफर दिया था। अब पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हैड इज फर्स्ट, इनकी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 9 1946 में हुई थी। बट जो हमारे जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था मीटिंग सेपरेट विद पाकिस्तान। और वो ये चाह रहे थे कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि आज की एक डिवाइड हो गया, जो कि हमारी कंट्री डिवाइड हो गई बिटवीन द टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो मीटिंग, जो अब बात करते हैं, जो मीटिंग अटेंड हुई थी उसमें ओनली 211 मेंबर्स अटेंड किए थे मीटिंग को। असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, एंड डॉक्टर सच्चिदानंद द ओल्डेस्ट मेंबर वो एक्टेड एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। अब कोई भी होता है, कोई भी अगर कुछ भी मीटिंग करने तो उसका तो कोई प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि आज की हमारी कंट्री पे। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे सिन्हा, उनको क्या किया गया, तो ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब आगे ये पढ़ेंगे
लेटर फिर उसके बाद क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इनको अपॉइंट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट आफ्टर दैट, लेटर ऑन, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली का। अब अपन लोग ये पढ़ेंगे कि जो अ, अब दो एक्ट ला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लिए गए थे। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा हुआ था कि जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसके कुछ प्रोविजन रखे गए थे, उसको चेंज किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उसके प्रोविजन को चेंज करके कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो ऐसे क्या थी जो हमारा कुछ चेंजेस हुए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे वो अपन लोग पढ़ेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु वर स्टेट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया था। फिर मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो एंटर द असेंबली। बट जो हमारे इंडिया में जो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स थे, ये लोग ने क्या किया, हमारी जो असेंबली को एंटर किए, ज्वाइन किए। अब ये पढ़ेंगे जो हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसमें तीन चेंजेस किए गए थे। वो कौन से चेंजेस थे वो अपन लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। So the first change is that the assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it placed। कहने का मतलब ये है कि जो असेंबली होगी फुली सॉवरन होगी। सॉवरन का मतलब होता है हम अपनी कंट्री की सीमा के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हमारे हिसाब से रूल चलेंगे, कोई भी लॉ कोई भी रूल अपने हिसाब से चलाएंगे। तो हम जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे, जो भी कानून बनाना हो हम सब मिल के करेंगे, उसको कहते हैं सॉवरन बॉडी। विच कुड फ्रेम, जो कि आज भी फॉलो किया जाता है। हम क्या जो भी रूल्स बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, क्या हम बाहर किसी कंट्री से पूछने जाते हैं? नहीं। तो वो सब अपने हिसाब से करेंगे, उसको कहते हैं सॉवरेन बॉडी। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हम बना सकते हैं, उसमें कुछ भी रख सकते हैं। बट ये भी बोला गया था कि हम सारी चीजों को इंटरनली एक्सटर्नली एक्सप्लोर करके सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि किसी को हार्म न पहुंचाए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट असेंबली ऑल्सो बिकेम लेजिस्लेटिव मेंबर। सॉरी, जो असेंबली थी ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे कि जो आज भी नहीं है हमारी हर स्टेट में, सपोज सेंटर में क्या है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा एज ए राज्यसभा, उन दोनों के प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सिमिलरली जो स्टेट्स भी, स्टेट्स में क्या है, पूरी प्रॉपर इलेक्शंस होते नहीं होते। तो सिमिलरली वैसे ही कुछ करने वाले थे कि एक पूरी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जो कि आज स्टैब्लिश्ड है। और आगे ये हुआ था, द असेंबली दैट मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑन लॉ फॉर द कंट्री। और क्या होगा कि जो असेंबली होगी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी फ्री इंडिया की एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डनरी लॉज फॉर द कंट्री। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि जो एक तरह के लॉस बनाने का काम करेगी असेंबली, जैसे कि आज भी करती है। एंड द थर्ड चेंज वाज दैट द असेंबली, द मुस्लिम लीग members hailing from the areas within Pakistan withdrew from the constitution for Constituent Assembly for India। जो मुस्लिम लीग थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उन्होंने क्या विड्रॉ कर लिया, कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया के लिए आना चाह रहे थे। अब बात ये होगी कि जो कमिटीज, अब कुछ कमिटीज भी तो बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि आज भी काम करती है और तब भी काम कर रहे थे। अब उनमें मेंबर्स कौन कौन से, अब भी का क्यों फॉर्मेशन होता कमिटीज का, वो अपन लोग पढ़ेंगे। तो जो कमिटीज का, इसलिए the committee appointed members of committee जो constituent assembly appointed a number of committees। that means कि बहुत सारी committees बनाई गई थी to deal with different tasks of constitution, making out of these 8 were major committees and other were minor committees। इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम में जो कमिटीज बनाई जा रही थी वो किस लिए बनाए जा रहे थे, टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे डिफरेंट टास्क को डील करने के लिए बनाया जाए, और मेकिंग आउट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसको, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क एंड डिफिकल्टीज आ रही थी उनको कैसे फेस करना है,
ये सब करने के लिए हमारी कमिटीज बनाई जा रही थी, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को और एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सारे निगोशिएशन करके रखा जाए, बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें जो हमारी एट क्या थी, मेजर कमिटीज थी एंड अदर वर माइनर कमिटीज थी। अब वो जो पहली यूनियन पार्लियामेंट कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। एंड जो सेकंड कमेटी थी वो थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू लाल जी के पास थी। एंड जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो सरदार पटेल जी के पास थी। एंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास थी। एंड जो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, वो भी थी हमारे सरदार पटेल जी के पास थी। एंड जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, जो जिसमें रूल्स रखे हैं ये किसको मैनेज करना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। एंड स्टेट कमेटी जो थी वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। एंड जो स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। अब ये तो थी क्या, ये तो मेजर कमिटीज बनाई गई थी, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क सबको दिए जाए तो वो सब इजली हैंडल किया जा सके। अदरवाइज अगर ये टास्क ना दिए जाते तो बहुत ही डिफिकल्ट करने का, जो जितने भी सारे प्रिंसिपल थे उनको अंदर लाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो अब जो पढ़ेंगे अपन लोग वो पढ़ेंगे माइनर कमिटीज क्या कौन कौन सी थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। एंड जो ट्रेडिशनल कमिटी थी वो किसके पास थी, वो थी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के पास थी। एंड जो हाउस कमेटी थी सी पटापी सीतारमैया के पास थी। एंड जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी डॉक्टर के एम मुंशी के पास थी। एंड एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वो नालिनी रंजन सरकार जी के पास थी। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जिसके पास थी वो थी एस के धार के पास थी। एंड स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। एंड प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन के पास थी। एंड एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप वो थी एस वरादाचार्य के पास थी। अब पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी, अब वो सब किसके पास थी, एस जो सेटअप ऑन अगस्त 29 1947 में बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इट वाज दिस कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कमेटी वैसी मानी जाती है ताकि एक ढांचा दिया जा सके इसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सपोज अगर हमें एक हाउस बिल्ड करना है, तो अगर हाउस को एक बिल्ड कर रहे हैं तो हाउस को बिल्ड करने के लिए पहले उसमें अगर उसकी मिट्टी, अगर उसका जो पिलर्स नहीं सही होंगे तो जो क्या होगा, हाउस कुछ दिन बाद क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। मिट्टी सही होगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उससे मैटर नहीं करता है। बट सॉइल हो, वो ठीक हो, उसमें जो मेटल्स रखे जा रहे हैं, लोहा रखा जाए वो भी ठीक रखा जाएगा, तभी तो वो दीवार, अगर उसका फाउंडेशन ही वीक होगा then how it can deal with the coming times। तो इसी के लिए क्या किया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक ड्राफ्ट यानी कि ढांचा दिया जा रहा था, ताकि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, डॉक्टर के एम मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, एन माधव राव जी थे, एन टी टी कृष्णमचारी जी थे। तो ये जो 7 मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया था, इस ड्राफ्ट कमिटी को क्या एक फ्रेमवर्क दिया था, ताकि एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर सकें हमारे एक एक जो कि इंडिया को गवर्न कर पाएगा। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर लेक्चर। धन्यवाद।